सिंध की नई नस्ल को इस बात का पता होना चाहिए कि कराची पहले ऐसा नहीं था और पूरा सिंध ऐसा नहीं था। अगर पाकिस्तान बनने के बाद सिंध का अगर ओबाड़ो से कराची और कराची से केटी बंदर तक का जायजा लिया जाए तो ना तो सिंध में डकैत थे इतने, न कच्चे में डकैत थे, न सिंध के शहरों में दहशतगर्द थे। ये सब फिनोमेना पैदा हुआ जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद सबसे ज्यादा रद्द-ए-अमल जो है वो सिंध में ही हुआ और वो कंटिन्यूटी रहा। यानी वो रद्द-ए-अमल जो है एक लावा बनते बनते 83 में तो इतनी बड़ी तहरीक चली कि जिसका अंदाजा खुद ज़िया-उल हक को, मार्शल लॉ को या हमीद गुल को या किसी को नहीं था कि सिंधी इतना बड़ा रद्द-ए-अमल दिखा सकते हैं। इससे पहले कि सिंधी जो है वो मार्शल लॉ को टॉपल कर दे, उन्होंने सिंधी समाज को ही तहस-नहस करने के लिए प्लान किया और इसलिए उन्होंने शहरों में एमकेएम की सूरत में दहशतगर्दी का एक रवाज पैदा किया और बाकी सिंध में जो है जहां पर एमकेएम का असर रसूख नहीं था वहां डकैत कल्चर को उन्होंने परवान चढ़ाया और अगवा बराए तावान की वारदात, आपको पता होगा कि पहली अगवा बराए तावान की वारदात का शुरू की थी वो परू चांडे ने शुरू की थी। जो लोगों को पता होना चाहिए कि और भी थे, लेकिन जो लोगों को अगवा करने और उनसे तावान लेने का जो ट्रेंड है वो परू चांडे के दौर में शुरू हुआ और फिर वो आज तक चलता आ रहा है मुख्तलिफ शक्ल में। ये दौर किसका था? ज़िया-उल हक का दौर था और इस ज़िया-उल हक के दौर में आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये सारी चीज ज़िया-उल हक के दौर की मार्शल लाई प्लान का नतीजा था। उस दौर में ये था कि अगर जो शहरों में रहते हैं वो दहशतगर्दों से डरे रहें ताकि वो मूवमेंट न चलाए, ताकि वो मार्शल लॉ के खिलाफ तहरीक न चलाए, वो मूवमेंट जुड़ने नहीं देते थे। जिस पर भी उनका खदशा था उन्हें वो मुख्तलिफ लसानियत के बुनियाद पर शहरों में कत्ल करवाते थे। अगर पठान था, अगर वो पठान दानिश्वर अदीब या लेफ्ट के लिए काम करता था या जमहूरियत के लिए काम करता था, उसे इसलिए मरवाया जाता था कि वो पठान है। अगर उर्दू बोलने वाला कोई जो है वो लेफ्ट के लिए काम करता था, जमहूरियत के लिए काम करता, उसे कहते थे कि आप उर्दू कम्युनिटी के यानी महाजर कम्युनिटी के गद्दार हो, उसे इस बुनियाद पर मरवाया जाता था। उसके बाद अगर कोई सिंधी बोलने वाला होता था तो उसे इस बुनियाद पर कि जी आप सिंधी बोलने वाले, बलोच को इसलिए मरवाते थे कि जी आप बलोच। तो एक फिनोमेना पूरा हुआ, क्योंकि लियारी आपको पता है कि लेफ्ट के लोगों का गढ़ था, किसी जमाने में आजादी पसंदों का गढ़ था। आज लियारी का शर क्या किया गया? तो ये सारी सूरताल जो है पैदा की गई मार्शल लॉ के दौर में। मैं नौजवान नस्ल को दावत देता हूं रिसर्च की, कि आप जो मैं बातें कर रहा हूं इसकी आप रिसर्च करें कि शहरों में दहशतगर्द और बाकी पूरे सिंध में खुसूसन कच्चे में और देहात में डकैतों को किसने पैदा किया और इसकी सरपरस्ती कौन करते थे। मैं आज भी सीने पे हाथ रखकर दावा कर रहा हूं कि दहशतगर्दों और डकैतों को हथियार कहां से आए? नंबर 1 पहला सवाल, उनको हथियार कौन देता था? दूसरा सवाल, तीसरा ये कि उनको पनाह कौन देता था? चौथा सवाल कि उनकी सरकारी सरपरस्ती कौन करता था? ये 4 ऐसे सवाल हैं जिनको आप ढूंढोगे तो आपको पूरी सिंध में दहशतगर्दी और डकैतगर्दी की बुनियाद आपको नजर आएगी और ये एक तारीख का हिस्सा है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तारीख गवाह है कि इन लोगों को सरपरस्ती में फिर क्या हुआ कि कभी कभार लोफर गले पड़ जाता है, कभी कभार डकैत गले पड़ जाता है। ये आपको पता है कि सिंध में डकैती की नर्सरी कहां से शुरू हुई? आप अगर आप ज़िया-उल हक से पहले जाए तो सिंध में आपको कबीलाई झगड़े नहीं मिलेंगे। ज़िया-उल हक ने नर्सरी, डकैतों की नर्सरी को परवान चढ़ाने के लिए ज़िया-उल हक ने कबीलाई झगड़े कराए और जब कबीलाई झगड़े होते हैं तो लोफर की अहमियत बढ़ जाती है, चोर की अहमियत बढ़ जाती है, डकैत की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि हथियार उसके पास होता है। और फिर लोफरों ने कबीलों की एक तरह से सरपरस्ती करना शुरू कर दिया। हालांकि तमाम कबीलाई सरदार बुरे नहीं है, लेकिन कुछ कबीलाई सरदार उसमें शामिल हो गए और जो शामिल नहीं होते थे उन कबीलाई सरदारों को निशाना बनाया जाता था। आप शिकारपुर में जाए, भयो खानदान के सरबराह का एक वाकया मशहूर है, जो कि किसी भी तरह से आप सारी सूरताल जानते। मैं कई नाम ले सकता हूं, लेकिन मुख्तसर ये कि इन तमाम जो भी यहाँ सिंध में, अच्छा सिंध के लोगों को सजा किस बात की दी गई कि वो जमहूरियत के लिए तहरीक चलाते थे। 83 के बाद 86 में तहरीक चली। यहां पर जो आमरीत के परवरदा हैं
انہیں ٹکنے کی اجازت نہیں تھی. پھر لوگوں میں تقسیم کرو. سندھ کو تقسیم کیا گیا لسانیت کے بنیاد پر, ڈکیت اور دہشت گردی کے بنیاد پر, اور سندھ آج نتیجہ کیا ہوا؟ سندھ کے دارالخلافہ کراچی سے صنعتیں اڑ گئیں, صنعت کار یہاں سے نکل گیا. کراچی جو کہ سب کو پالتا تھا, کراچی آج جو ہے وہ منون منت ہے وفا کے کہ وفا کچھ دے. اور یہ ٹیکس چوری کرنے کے لیے, سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے, سندھ کی جمہوریت کو کچلنے کے لیے, جمہوری تحریک کو کچلنے کے لیے سب بندوبست کیا گیا. تاریخ گواہ ہے. اگر درباری لیکھک کو چھوڑے اگر کوئی سچ لکھے تو سچ تو یہی ہے.